नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हेट स्पीच की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 5 फरवरी को मुंबई में सकल हिंदू समाज द्वारा प्रस्तावित बैठक की पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और न्यायालय को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। लाइव लॉ के अनुसार अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अगर हेट स्पीच या कानून और व्यवस्था की समस्याओं को रोकने के लिए गिरफ्तारी जरूरी है तो पुलिस को सीआरपीसी की धारा 151 के आदेश के अनुसार काम करना चाहिए। खंडपीठ पिछले रविवार को इसी समूह द्वारा आयोजित पिछले कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से मुस्लिम विरोधी नफरती भाषणों के मद्देनजर प्रस्तावित कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदन पर विचार कर रही थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि एक अदालत के लिए हर मामला महत्वपूर्ण है, कोई भी मामला बड़ा या छोटा नहीं होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ के मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान 3 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई की। अदालत के लिए कोई भी मामला छोटा बड़ा नहीं होता, हर मामला महत्वपूर्ण है। शिकायतों से जुड़े छोटे मामलों और नियमित मामलों में नागरिकों के संवैधानिक महत्व के मुद्दे सामने आते हैं। ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने से कोर्ट अपने संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व पूरा करता है। केंद्र सरकार ने शनिवार को अडानी समूह की कंपनियों को दिए गए लोन पर अपना बचाव किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि एलआईसी, एसबीआई और बाकी सरकारी बैंकों ने नियमों के तहत ही अडानी समूह को लोन दिए। ना तो एलआईसी को और ना ही एसबीआई को कोई घाटा हुआ है। निर्मला ने कहा कि एफपीओ आते हैं और बाहर निकल जाते हैं, पहले भी एफपीओ वापस लिए गए हैं। हर बाजार में उतार चढ़ाव होता है। तथ्य यह है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास 8 बिलियन आया है। ये साबित करता है कि भारत और इसकी ताकत के बारे में दुनिया की धारणा बरकरार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक और अन्य एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि कल शुक्रवार को ही इस बारे में बताया था कि उसने सभी सरकारी बैंकों से सूचनाएं मांगी हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेगुलेटर अपना काम कर रहे हैं। आरबीआई ने बयान दिया। एलआईसी ने अपने एक्सपोजर के बारे में बताया। रेगुलेटर आजाद हैं, जो उचित है उसे करने के लिए सक्षम हैं ताकि बाजार अच्छी तरह से चलता रहे। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने 6 फरवरी को एलआईसी दफ्तरों और भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की शाखाओं के सामने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन पर अपने खास दोस्तों का समर्थन करने के लिए आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। रिपोर्टों के अनुसार विपक्ष इस तर्क का इस्तेमाल कर रहा है कि एसबीआई और एलआईसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अडानी समूह के निवेश का मध्यम वर्ग की बचत पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस बीच विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए संसद के मंच का इस्तेमाल जारी रहेगा। संसद में हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अडानी ग्रुप के खिलाफ विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार इसको अनदेखा कर रही है। इस बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष बीबीसी राफेल मामले की तरह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सदन को बाधित करने के बजाय बैठक में भाग लेना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर बहस, जिसके दौरान वे इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। जेपीसी का गठन हर चीज में नहीं किया जा सकता। जेपीसी बच्चों की समिति नहीं है। जेपीसी के गठन में एक मुद्दा होना चाहिए, इसके लिए सदन को बाधित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और राफेल के मुद्दे पर लोग कोर्ट जा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि सरकार ठीक से जवाब नहीं दे रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके पास ये विकल्प लोकतंत्र में उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मंजूरी से कुछ घंटों पहले सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि नई नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। सूत्रों का मानना था कि नियुक्ति के संबंध देर रात या फिर इस सप्ताह के आखिर तक अधिसूचना जारी करने की उम्मीद की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाले जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा हैं। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए इन 5 जजों के नाम 13 दिसंबर से सरकार के पास लंबित थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगी अलंकार सबाई से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। पीटीआई के मुताबिक ये पूछताछ टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले से संबंधित है। साकेत को हाल ही में गुजरात में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
ईडी अधिकारियों ने यह भी कहा कि सवाई से इस सप्ताह की शुरुआत में 3 दिन पहले अहमदाबाद में गोखले से पूछताछ की गई थी और आमना सामना कराया गया था। बताया जाता है कि सवाई राहुल गांधी की रिसर्च टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। एजेंसी ने 25 जनवरी को गोखले को गिरफ्तार करने के बाद सवाई को तलब किया था, जब साकेत गोखले क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन जुटाने में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में गुजरात पुलिस की हिरासत में थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर बीजेपी ने शनिवार को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। रद्द की जा चुकी शराब पॉलिसी से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ते और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करते देखे गए। बीजेपी कार्यकर्ता तख्तियां लेकर खड़े थे और नारेबाजी कर रहे थे। बीजेपी ने ईडी द्वारा हाल ही में दायर दूसरी चार्जशीट को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और कहा कि इससे साबित होता है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल थे। हालांकि ईडी ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया है, न ही चार्जशीट में उनका नाम है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट स्वीकार की थी। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। राज्य विधान परिषद सीटों के लिए 3 शिक्षकों और 2 स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव ने बीजेपी को उसके गढ़ में ही झटका दिया। जब चुनावों की घोषणा की गई थी तो भाजपा ने दावा किया था कि वो 2 सीटों नागपुर शिक्षक सीट पर और अमरावती स्नातक सीट पर जीत के बारे में आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी इन दोनों सीटों पर हार गई। बता दें, नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा एमएलसी नागो गनार को महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सुधाकर अदबले ने हरा दिया। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है और नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जैसे दिग्गज यहीं से आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हार के बाद पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा, हमने शिक्षकों और स्नातक सीट पर अपने समर्थकों को हल्के में ले लिया, साथ ही हमें अपने उम्मीदवारों को बदलना चाहिए था। तीसरा, शिक्षकों और स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर विभिन्न समुदायों के बीच सोशल इंजीनियरिंग की अनदेखी कर दी गई। चौथा, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की पेशकश ने विपक्ष के पक्ष में काम किया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में दर्ज जामिया हिंसा मामले में शनिवार को एक्टिविस्ट शर्जील इमाम और छात्र नेता आसिफ इकबाल तनहा को बरी कर दिया है। 2019 में जामिया के छात्र सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान हिंसा भड़क उठी थी। शर्जील पर यहां लोगों को उकसाने और देश विरोधी बयान देने का आरोप लगा था। शर्जील को 2021 में जमानत मिली थी, लेकिन शर्जील पर कई एफआईआर हैं, इसलिए इस केस में बरी होने के बावजूद वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। पुलिस ने आरोप लगाया था कि शर्जील इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था, जहां उन्होंने दिल्ली को शेष भारत से काट देने की कथित धमकी दी थी। हालांकि उनके वकील ने कोर्ट में कहा था, शर्जील ने अपने भाषण में किसी हिंसा की बात नहीं की। उन्होंने किसान आंदोलन की तर्ज पर दिल्ली को घेरने की बात कही थी, जिससे दिल्ली का संपर्क देश के तमाम हिस्सों से कट जाता। राजस्थान के सैनिक कल्याण और पंचायती राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ अपहरण का एक मामला दर्ज कराया गया है। गुढ़ा के खिलाफ सीकर जिले के ककराना से वार्ड पंचायत सदस्य दुर्गा सिंह का अपहरण कर उनसे बैंक का खाली चेक लेने का मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होने के बाद मंत्री गुढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। गुढ़ा ने कहा, यह संभव नहीं है कि किसी मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज हो और मुख्यमंत्री को सूचित न किया जाए। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, झूठा मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिलूंगा और पूछूंगा कि आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित की गई पार्श्व गायिका वाणी जयराम का आज शनिवार को चेन्नई में उनके आवास पर निधन हो गया। वो 78 वर्ष की थी। एनडीटीवी की खबर के अनुसार आज सुबह जब उनकी नौकरानी काम पर पहुंची और कई बार घर का दरवाजा खटखटाने और फोन करने के बाद भी अंदर से जवाब नहीं मिला, उसके बाद उसने उनके रिश्तेदारों को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और उन्हें उनके अपार्टमेंट में मृत पाया। कुछ साल पहले वाणी जयराम के पति की भी मौत हो गई थी। उसके बाद से वो चेन्नई के अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। वाणी ने 1970 के दशक की शुरुआत में अपना करियर शुरू किया, जिसमें वो 5 दशकों से अधिक समय तक सक्रिय रहीं। इस दौरान उन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, गुजराती सहित कई और विभिन्न भाषाओं में भारतीय फिल्मों के लिए 10,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। मशहूर एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने शनिवार को केरल के बालुसेरी में अपने अकादमी उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स में हो रहे अतिक्रमण और गुंडागर्दी का आरोप लगाया।
उन्होंने परेशानी को खत्म करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मदद मांगी। ऊषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स देश भर से हजारों एथलीटों को एथलेटिक्स में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसकी शुरुआत 2002 में भारत में ओलंपिक पदक विजेताओं को तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी। पीटी ऊषा ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने के बाद अकादमी पर अतिक्रमण और गुंडागर्दी के कृत्यों में वृद्धि हुई है। पीटी ऊषा ने कहा कि फिलहाल वो अपनी अकादमी में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि अकादमी के चारों ओर बाड़ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। अग्निवीरों को सेना में भर्ती होने के लिए अब पहले एंट्रेंस परीक्षा देनी होगी। सेना ने अग्निवीरों के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि इच्छुक उम्मीदवारों को पहले एक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। इसके बाद भर्ती रैलियों के दौरान शारीरिक फिटनेस परीक्षण और फिर चयन से पहले मेडिकल किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सेना ने अपने एक विज्ञापन में सैनिकों की भर्ती के लिए 3 चरणों की परीक्षा का ब्यौरा दिया है। विज्ञापन शुक्रवार को जारी किया गया। इससे पहले अग्निवीर उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होता था, जिसके बाद उनको मेडिकल टेस्ट होता था। अंतिम चरण के रूप में उन्हें एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता था। अब तक 19,000 अग्निवीर सेना में शामिल हो चुके हैं और 21,000 मार्च के पहले सप्ताह से सेना में शामिल होंगे। नए भर्ती नियम 2023-24 के अगली भर्ती चक्र से सेना में शामिल होने के लिए इच्छुक लगभग 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होंगे। राज्य में बाल विवाह के बढ़ते मामलों और इसकी वजह से माता व शिशु मृत्यु दर में आई तेजी पर अंकुश लगाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य असम में कर्नाटक से सबक लेते हुए एक अहम फैसला किया। अब उस पर अमल करते हुए राज्य पुलिस ने बाल विवाह करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 4,000 मामले दर्ज कर 1,800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और 14 से 18 साल तक की उम्र वाली लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को एक ट्वीट से इसकी जानकारी दी। राज्य पुलिस ने जिन इलाकों में बाल विवाह के मामले दर्ज किए हैं उनमें से ज्यादातर मुस्लिम बहुल हैं। मुख्यमंत्री की दलील है कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान किसी खास तबके को निशाना बनाने के लिए शुरू नहीं किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।